दया विवेक का सबसे सरल रूप है। ये निशुल्क भी है और सर्व पीड़ाहारी भी। सुप्रभात, मैं हूं प्रतिबिंब शर्मा आपके साथ। सबसे पहले नजर मुख्य गतिविधियों पर। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने लेखा परीक्षा दिवस 2025 पर सीएजी को बताया जनता के धन का संरक्षक। भारत की नैतिक संपदा को बनाए रखने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी के महत्व पर भी दिया जोर। केंद्रीय मंत्री सुरेश गोपी को उपराष्ट्रपति ने मनोरमा न्यूज मेकर 2024 पुरस्कार से किया सम्मानित। रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में भी हुए सम्मिलित। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने प्रदान किए रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025। रामोजी राव को बताया भारतीय मीडिया में क्रांति लाने वाली विभूति। बुलेट ट्रेन परियोजना की समीक्षा करने सूरत पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। इंजीनियरिंग की उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए ब्लू बुक बनाने का किया आह्वान। भारत की बुलेट ट्रेन बनाने वाली टीम से भी की मुलाकात। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के शीर्ष नेतृत्व से की मुलाकात। ऊर्जा एवं व्यापार सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर की चर्चा। आज मॉस्को में अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से करेंगे भेंट। विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के तहत 12 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में 49 करोड़ से अधिक मतदाताओं को प्राप्त हुए गणना फॉर्म। 4 दिसंबर 2025 तक चलेगी प्रक्रिया। सबसे कम वितरण केरल में 93.72%, पुडुचेरी में 94.10%। उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने भारत की नैतिक संपदा को बनाए रखने के लिए जवाबदेही, पारदर्शिता और ईमानदारी के महत्व पर जोर दिया है। उन्होंने भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के योगदान की सराहना भी की है। लेखा परीक्षा दिवस समारोह 2025 में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए उपराष्ट्रपति ने सीएजी की महत्वपूर्ण भूमिका की सराहना की और इस संस्था को जनता के खजाने का संरक्षक भी बताया। उपराष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि लेखा परीक्षा में निष्पक्षता और सत्य को कायम रखते हुए सीएजी जवाबदेही, पारदर्शिता और सत्यनिष्ठा भारत की नैतिक संपदा का एक स्तंभ है। उपराष्ट्रपति ने केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों के लिए एक राष्ट्र एक वस्तु व्यय शीर्ष अधिसूचित करने के लिए भारत के सीएजी की भी सराहना की। ये एक ऐसा सुधार है जो सरकारी व्यय की पारदर्शिता और तुलनात्मकता को महत्वपूर्ण रूप से बढ़ाता है। The Comptroller and Auditor General of Bharat stands proudly upholding the principles of accountability, transparency and integrity in public life. The CAG, guardian of the public purse, and its report are based on facts, figures and evidence presented in accounting statements. By upholding fairness and truth through the auditing public accounts, CAG is a moral wealth of our Mother Bharat. Being a constitutional authority that serves as the common thread across India's fiscal federal structure and a public finance system, it provides essential feedback on governance, public trust and accountability. The organization with 40,000 officers and staff from over 125 offices all around the country plays a vital role in auditing union and state governments, public sector enterprises and autonomous bodies, and in compiling state accounts. As we march towards being a Viksit Bharat at 2047,
CAG will remain a key partner in ensuring physical discipline and transparency for effective governance. Honorable Prime Minister, our Sriman Narendra Modi ji has started ambitious projects for the nation to become Atmanirbhar Bharat, such as Digital India 2.0, PM Gati Shakti, various infrastructure projects like dedicated freight corridors. All these initiatives call for real-time, data-driven accountability to become more efficient. CAG insights through audit recommendations will be a tool for improvement in the delivery systems. Another important dimension of audit is that it can act as a medium to transfer or share best practices from one domain to the other similar institutions. उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन नई दिल्ली में मनोरमा न्यूज़ मेकर अवार्ड 2024 समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए, जहां उन्होंने केंद्रीय पर्यटन और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस राज्य मंत्री सुरेश गोपी को सम्मानित किया। इस अवसर पर संबोधित करते हुए उपराष्ट्रपति ने कहा कि सिनेमा और राजनीति दो बिल्कुल अलग दुनियाएं हैं, लेकिन एक बात समान है, दोनों ही अनिश्चित क्षेत्र हैं। उन्होंने दोनों में बने रहने और सफल होने के लिए सुरेश गोपी की सराहना की। उपराष्ट्रपति ने युवाओं में आशावाद को प्रेरित करने के लिए देश के सकारात्मक विकास को उजागर करने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका पर जोर दिया। उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि पत्रकारिता बेजुबानों को आवाज देती है और जागरूकता फैलाकर और जिम्मेदार सार्वजनिक संवाद को आकार देकर नशा मुक्त समाज बनाने में मीडिया की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है। I lived in Trivandrum and 3.5 years I spent as the CAIR board chairman in Cochin. Every day I used to see at least 2 papers. One is Malayalam Manorama and the other is Mathrubhumi. In spite I don't understand the Malayalam, I cannot read it. I will ask my secretary to read it and what are the news coming in, how they have presented the news, what all the news got the importance. That I always go through. Even when I was in Maharashtra, I do the same thing. I go through the Marathi papers also. The reason is how they are presenting it. When the presentation of a powerful newspaper is on the right track, then the right opinion will get created in the society. If we all are belongs to different caste, different religion, different languages, different political parties, but we all are having one thing in common, that we all want to build a good society. A society that takes care of everyone. A society that is not, an individual is not disturbing the others. The fundamental rights of a single individual is getting protected by all means. That cannot be created overnight, but that can be created by appreciating the goodness of everyone. हम आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने रविवार को हैदराबाद स्थित फिल्म सिटी में आयोजित रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 कार्यक्रम में भाग लेने के लिए तेलंगाना पहुंचे थे। ये राज्य की उनकी पहली यात्रा थी। तेलंगाना पहुंचने पर उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन का हैदराबाद स्थित राजभवन में तेलंगाना के राज्यपाल जिष्णुदेव वर्मा, तेलंगाना के मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी, केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री जी किशन रेड्डी, तेलंगाना विधान परिषद के अध्यक्ष बुथा सुकिंदर रेड्डी और अन्य गणमान्य व्यक्तियों ने गर्मजोशी से स्वागत किया। उपराष्ट्रपति के आगमन पर उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया।
उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी में आयोजित रामोजी एक्सीलेंस अवार्ड 2025 के उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में सम्मिलित हुए। उन्होंने रामोजी राव को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। उन्हें एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता बताया। उन्होंने कहा कि रामोजी राव ने भारतीय मीडिया में क्रांति ला दी, नैतिक पत्रकारिता को बढ़ावा दिया और सत्य, निष्ठा और उत्कृष्टता पर आधारित संस्थानों का निर्माण किया। कार्यक्रम के दौरान 7 श्रेणियों में प्रतिष्ठित हस्तियों को रामोजी उत्कृष्टता पुरस्कार प्रदान किए गए। Ramaji Rao Garu was a visionary who transformed the ideas into institutions and dreams into enduring realities. He was not just a pioneer in media and communication, but a nation builder who believed in the power of information, creativity, and enterprise to shape the society. From Enadu to Ramoji Film City, from ETV network to numerous other ventures, his work redefined the landscape of Indian journalism, the entertainment, and entrepreneurship. His commitment to truth, ethics, and excellence continues to inspire generations across the entire nation. The launching of the Ramoji Excellence Awards is a fitting tribute to his remarkable legacy. Through the Ramoji Excellence Awards, we now see the same spirit being extended to a commitment by honoring individuals and the institutions who embody the excellence, who inspire others, and who make a positive difference in the society. Unless you inspire somebody, success is not yours. Anybody who inspires the rest of the society, while he is growing, he takes care of the society. That is the real success. That is the life story of Ramoji. आज फरीदाबाद राष्ट्रीय महत्व के एक बड़े कार्यक्रम का गवाह बनेगा। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह फरीदाबाद में आयोजित उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 32वीं बैठक की अध्यक्षता करने वाले हैं। हरियाणा सरकार की मेजबानी में आयोजित होने वाली ये बैठक 8 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के शीर्ष नेतृत्व को एक मंच पर लाने वाली है। बैठक में शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों के मामलों की त्वरित जांच जैसे मुद्दों पर चर्चा होगी। इस महत्वपूर्ण आयोजन में हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, जम्मू कश्मीर, लद्दाख और चंडीगढ़ के मुख्यमंत्री, उपराज्यपाल, वरिष्ठ मंत्री और उच्च अधिकारी शामिल होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तुत टीम भारत की परिकल्पना का उद्देश्य राज्यों और केंद्र के बीच सहयोग को नई ऊंचाइयों तक ले जाना है। ये परिषद केंद्र और राज्यों के बीच सहयोगात्मक संवाद के लिए मंच प्रदान करती है। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के अंतर्गत गठित क्षेत्रीय परिषदें राज्यों से जुड़े मामलों के समाधान के लिए सलाहकार निकायों के रूप में कार्य करती हैं। पिछले 11 वर्षों में विभिन्न क्षेत्रों में आपसी समझ और सहयोग के स्वस्थ संबंधों को बढ़ावा देने और कई अंतर्राज्यीय मुद्दों को सुलझाने में मदद करने के लिए विभिन्न क्षेत्रीय परिषदों और उनकी स्थायी समितियों की कुल 63 बैठकें आयोजित की गई हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के शीर्ष नेतृत्व से मुलाकात की और ऊर्जा एवं व्यापार सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ साथ क्षेत्रीय एवं वैश्विक मुद्दों पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने रविवार को कतर के प्रधानमंत्री मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान बिन जसीम अल थानी से दोहा में मुलाकात की। दोनों नेताओं ने ऊर्जा, व्यापार व निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं पर चर्चा की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने थानी के साथ क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान भी किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में लिखा, दोहा में कतर के प्रधानमंत्री व विदेश मंत्री अल थानी से मिलकर खुशी हुई।
ऊर्जा, व्यापार, निवेश और लोगों के बीच संपर्क सहित हमारी रणनीतिक साझेदारी के प्रमुख पहलुओं की समीक्षा की गई। पश्चिम एशिया, क्षेत्रीय और वैश्विक विकास पर विचारों के आदान प्रदान की सराहना भी की। विदेश मंत्री एस जयशंकर अगले महीने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की नई दिल्ली यात्रा से पहले द्विपक्षीय संबंधों पर चर्चा के लिए आज अपने रूसी समकक्ष सर्गेई लावरोव से मुलाकात करने वाले हैं। विदेश मंत्री एस जयशंकर मंगलवार को शंघाई सहयोग संगठन के प्रधानमंत्रियों की परिषद की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करने के लिए मॉस्को पहुंच रहे हैं। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने प्लास्टिक उद्योग से जुड़े लोगों से सतत विकास के लक्ष्यों और पर्यावरण अनुकूल उत्पादों की बढ़ती वैश्विक मांग के अनुरूप प्लास्टिक के 100% पुनः उपयोग और पुनर्चक्रण सुनिश्चित करने की दिशा में एक निर्णायक कदम उठाने का आग्रह किया है। रविवार को मुंबई में फ्लेक्स काउंसिल के निर्यात उत्कृष्टता पुरस्कार समारोह और प्लेटिनम जयंती समारोह को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत प्लास्टिक निर्माण के क्षेत्र में विश्व में अग्रणी बन सकता है। उन्होंने उद्योग जगत से उन्नत तकनीकों, नवीन सामग्रियों और जिम्मेदार उत्पादन प्रथाओं में निवेश करने का आह्वान किया। ये हरित और अधिक टिकाऊ भविष्य के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया। We have a large number of MSMEs working in this sector. I was just told 94,000 plastic units have GST registration, but only 4,000 or 5,000 of them are engaged in export. Possibly, Flex Council should play a greater role in informing the plastic sector, those who are not yet into exports, about the potential new markets, about the kind of products and quality that the export market demands, should try and encourage them to grow, to get better equipment, better machinery, to look at faster ramp up, go abroad and explore newer opportunities, exploit the benefits that FTAs open up for your sector. There's so much and more that associations can do and should do. भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण के दूसरे चरण के तहत मतदाता पर्चियों की छपाई और वितरण की स्थिति पर रविवार को अपडेट जारी किया है। छपाई में राजस्थान को छोड़कर सभी राज्यों ने 100% लक्ष्य हासिल किया है, जबकि वितरण में गोवा और लक्षद्वीप ने 100% सफलता पाई है। चुनाव आयोग के अनुसार 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कुल 50,99,72,687 मतदाताओं के लिए 50,97,43,180 पर्चियां यानी कि 99.95% छप चुकी हैं, जबकि 49,73,39,480 पर्चियां यानी कि तकरीबन 97.52% मतदाताओं तक वितरित की जा चुकी हैं। ये प्रक्रिया 4 नवंबर से 4 दिसंबर 2025 तक चलने वाली है, जिसमें मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन और ईपीएफ वितरण शामिल है। चुनाव आयोग ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट यानी कि BLA नियुक्त करने का अनुरोध किया है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे। अंडमान निकोबार में 3,10,404 पर्चियां यानी 100% पर्चियां छपी हैं और 3,10,204 यानी कि 99.94% वितरित भी कर दी गई हैं। छत्तीसगढ़ में 2,12,30,737 पर्चियां पूरी छपी हैं, जिनमें से 2,05,08,057 यानी 96.60% पहुंचाई जा चुकी हैं। गोवा में 11,85,034 पर्चियां यानी 100% पर्चियां छपी हैं और सभी वितरित भी कर दी गई हैं। सबसे कम वितरण केरल में 93.72% और पुडुचेरी में 94.1
1.10% रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल गुजरात के सूरत में निर्माणाधीन बुलेट ट्रेन स्टेशन का दौरा किया और मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर की प्रगति की समीक्षा की। इंजीनियरिंग की उपलब्धियों को संरक्षित करने के लिए ब्लू बुक बनाने का प्रधानमंत्री ने आह्वान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के सूरत में भारत की बुलेट ट्रेन बनाने वाली टीम से मुलाकात की और उनसे बातचीत की। आइए दिखाते इसकी कुछ झलकियां। मुझे दीजिए आज्ञा, बने रहिए संसद टीवी के साथ। नमस्कार। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी। आपको क्या लगता है, स्पीड ठीक है? आप लोगों ने जो तय किया था उस टाइम टेबल से चल रहे हैं कि आप लोगों को कुछ दिक्कत हो रही है? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं है। आप क्या कहेगी? मैं केरला से हूँ। मैं इधर सेक्शन 2 नवसारी नॉइस। गुजरात में पहली बार आई आप? हाँ सर, मैं इधर सेक्शन 2 नॉइस बैरियर फैक्ट्री में रोबोटिक यूनिट देख रही हूँ। उधर नॉइस बैरियर का जो रिबार केज है वो रोबोट की मदद से हम लोग वेल्डिंग कर रही है। क्या लगता है आपको, ये बुलेट ट्रेन बनाना और भारत में पहली ट्रेन बनना, इसको आप स्वयं के मन में क्या सोचती है, परिवार को क्या बताती है? सर, ऐसे लगता है कि ये ड्रीम है, जो मैं काम कर रही हूँ वो बहुत काम आएगा सर आगे। परिवार के लिए प्राउड मोमेंट है मेरे लिए ये सर। देखिए, जब तक मन में ये भाव नहीं आता, मैं मेरे देश के लिए काम कर रहा हूँ, मैं देश को एक नई चीज दे रहा हूँ। जिसने पहला स्पेस सैटेलाइट छोड़ा होगा उसको लगता होगा ना, और आज सैकड़ों सैटेलाइट जा रहे हैं। नमस्ते सर, मेरा नाम श्रुति है, मैं बैंगलोर से हूँ और मैं लीड इंजीनियरिंग मैनेजर हूँ। डिज़ाइन और इंजीनियरिंग कंट्रोल देखती हूँ। तो आप जैसे कह रहे हैं, पहले जो भी अब इनिशियल प्लान और इम्प्लीमेंटेशन जो भी होता है वो पहले होता है, फिर जैसे जैसे एग्जीक्यूशन करने की ओर पे जाते हैं हम उसके प्रोज एंड कॉन्स हर बार चेक करते हैं हर एक स्टेप में। और अगर हमसे ये नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, पहले सोल्यूशन निकालने की कोशिश करते हैं। अगर तब भी नहीं हुआ तो कौन सा ऑल्टरनेट सोल्यूशन उसके लिए देख सकते, वो करके हम हर एक स्टेप में आगे बढ़ते जाते हैं सर। ये जो आपके अनुभव है, अगर वो रिकॉर्डेड होंगे, एक ब्लू बुक की तरह तैयार होते हैं, तो देश में हम बहुत बड़ी मात्रा में बुलेट ट्रेन की दिशा में जाने वाले हैं। अब हम नहीं चाहेंगे हर लोग नया प्रयोग करें। यहां से जो सीखा हुआ है वो वहां रिप्लिका होना चाहिए, लेकिन वो रिप्लिका तब होगा कि क्यों ऐसा करना पड़े, इसका ज्ञान होगा तो होगा, वरना क्या होगा कि वो ऐसे ही कर देंगे। अगर इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड आप मेंटेन करते हैं, भविष्य में स्टूडेंट्स के लिए भी काम आ सकता है। जिंदगी यहीं खपा देंगे, देश को कुछ देके जाएंगे। ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, ना नाम चाहिए ना इनाम चाहिए, बस देश आगे बढ़े ये अरमान चाहिए। मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, मोदी जी आपका हर सपना साकार हो, देश का नाम ऊंचा रहे हर बार बार हो। बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, बुलेट ट्रेन है पहचान हमारी, ये उपलब्धि है मोदी जी आपकी और हमारी।